नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर पहुंचे राकेश टिकैत ने भरी है हुंकार। और इसी के साथ में दोस्तों, जब किसान नेता राकेश टिकैत अपने कार्यालय पर पहुंचे, इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने के बाद उन्होंने अपने कार्यालय की गैलरी से लोगों को संबोधित किया है। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और जबरदस्त तरीके से लोगों का जनसमूह उनको देखने के लिए उमड़ा है। इस बीच एक और अपडेट में आपको बताएंगे, बिजनौर में भी राकेश टिकैत का हुआ है जोरदार स्वागत। और इसी के साथ में दोस्तों, आंदोलन में जान गंवाने वाले 150 से ज्यादा किसानों को नौकरी नहीं दे पाना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। इसी के साथ में दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें आपको बताएंगे किस तरह से मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत को लेकर शॉर्ट फिल्म जारी की गई है। और इसी के साथ में राजनीतिक दलों के कलह के बीच नहीं होगा किसान आंदोलन प्रभावित, SKM की तरफ से बयान सामने आया है। और इस बीच चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर पंजाब में दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को दलित हितैषी बताते हुए ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे दोस्तों, जिसके बाद लोगों ने योगी आदित्यनाथ को हाथरस का मामला एक बार फिर से याद दिलाते हुए जोरदार निशाना साधा है। चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी दोस्तों देश के अंदर चल रहे भारत के किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हुए मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के आंदोलन को हल्के में ले रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे पलटने की पूरी स्थिति में नजर आते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें, कृषि कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सोमवार को किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सरकार बेशर्म है। सीतापुर किसान महापंचायत में शामिल होने से पहले राकेश टिकैत ने शहर के स्थित शेरे ढावा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उस मुद्दे पर अपनी बात रखी है, जिसमें लखीमपुर खीरी में किसानों ने भुगतान नहीं दिए जाने को लेकर सर मुंडवाया और विरोध जाहिर किया, जिस पर टिकैत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये सरकार बेशर्म है। आंदोलन करने और बाल मुड़वाने से सरकार पैसे नहीं देती, लाठी उठाने से पैसे मिलेंगे, ये सरकार बहुत बेशर्म है। इसके सामने मुकाबला करना पड़ेगा। हम किसान नहीं, लेकिन जिन लोगों का बकाया बाकी है वो तो किसान है, उनको तो किसान मानकर उनका पैसा दीजिए। टिकैत की तरफ से ये बड़ी मांग की गई है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में चल रहे धरने में कई किसानों की मौत होने के बावजूद सरकार जहां पर एक और बातचीत का रास्ता नहीं खोल रही है, वहीं पर दूसरी और बीजेपी के नेता किसान मानने से भी मना करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी किसानों का बकाया नहीं मिल रहा है, जिसके लिए किसानों को विरोध करते हुए अपने सर तक मुंडवाने पड़ रहे हैं। इस बीच एक और अपडेट है, जहां पर आंदोलन में जान गंवाने वाले 150 किसानों के परिजनों को नौकरी नहीं दे पाया। इस बात का मुझे बहुत दुख है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने के 2 दिन बाद ये बयान देते हुए कहा कि किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 150 से ज्यादा किसानों के परिजनों को नियुक्ति पत्र नहीं दे पाना मेरे लिए दुख की बात है। अरविंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने इन लोगों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अरविंदर सिंह ने कहा कि नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और उन्हें इस बात का दुख है। उन्होंने कहा कि आशा जताई कि अगले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार अच्छा काम करेगी। बता दें आपको कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से भी बड़ा बयान चन्नी के शपथ लेने के बाद आया है। और इस बीच एक और अपडेट है, जहां पर मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की ऐतिहासिक महापंचायत का शॉर्ट फिल्म जारी किया गया है। दरअसल दोस्तों, राकेश टिकैत की तरफ से वीडियो जारी करते हुए 43 सेकंड के इस वीडियो में उन्होंने लिखा कि मुजफ्फरनगर का एक छोटा सा दृश्य आपके सामने साझा कर रहा हूँ। इस वीडियो में जो तस्वीरें दिखाई जा रही है वो ड्रोन से शूट की गई है। इसमें काफी संख्या में किसान दिखाई दे रहे हैं, यानी जो मीडिया में तथाकथित पत्रकार सवाल खड़ा कर रहे थे कि आपके महापंचायत में तो लोग ही नहीं आए, उन सभी के लिए ये तस्वीर एक बिजली के करंट जैसे झटके देती है, वैसा ही है। और एक और अपडेट की माने तो राजनीतिक दलों की कलह से प्रभावित नहीं होगा किसानों का आंदोलन। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार तीनों काले कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन राजनीतिक दलों की आपसी कलह की वजह से प्रभावित हो जाएगी, ऐसा ना सोचे और जल्द से जल्द तीनों कृषि कानून को रद्द करे। दरअसल दोस्तों, बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार एक और किसानों से बातचीत करने को तैयार नहीं है और बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा कि केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर कोई संज्ञान भी ले रही है। आपको बताते चले कि जिस तरह से गोदी मीडिया में किसानों का आंदोलन गायब किया गया है, और इस बीच जब भी किसान कोई बड़ा सक्सेसफुल कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद से 10 दिन के लिए मीडिया किसानों के पीछे लगकर सारी कोशिशें करके किसानों को बदनाम करके किसी भी तरह से बीजेपी सरकार को डिफेंड करने में लगी पड़ी है। और ऐसे में दोस्तों, ये कार्यक्रम कितने दिन चलेगा, आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी, इस पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का सीएम बनाने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भी हलचलें तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से लेकर शाम तक केवल अपने आप को दलित हितैषी बताने के लिए ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे थे, जिसके बाद लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर जब पंजाब में किसी दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी और खुद को दलित समाज का हितैषी बता रहे हैं, जबकि हाथरस में क्या हुआ था, देश की
की जनता जानती है और अभी तक न्याय नहीं मिला ये भी सभी को पता है। हालांकि दोस्तों योगी आदित्यनाथ के कई सारे बड़े बड़े दावे हैं जिस पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं। आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो आरएसएस मानहानि केस के मामले को लेकर राहुल गांधी के भाषण को सबूत मानने से बम्बई हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। बम्बई हाईकोर्ट की तरफ से 2014 में आरएसएस के द्वारा मानहानि के केस में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी जिसमें राहुल गांधी को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 20 सितंबर को राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुल्टी की ओर से याचिका दाखिल की गई थी जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी के 2014 में दिए गए भाषण की प्रतिलिपि मंगाई है और उनके खिलाफ मानहानि के केस में सबूत के रूप में भाषण को स्वीकार करने से मना कर दिया गया है। आपको बता दें कि मानहानि केस में राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कथित तौर पर महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को सीधे तौर पर दोषी ठहराया था। आपको बता दें कि महात्मा गांधी के हत्या के बाद जिस तरह से सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था उसके बाद भी आरएसएस के लोग इसे मानहानि बताते हैं। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर एलजेपी को बड़ा झटका। चिराग पासवान के करीबी विनोद सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। पिता रामविलास पासवान की मौत के पहले ही पार्टी में दो अलग अलग खेमेबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन रामविलास पासवान के जाने के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी में एक और फूट की अपडेट है जहां पर दोस्तों चिराग पासवान की कोर कमेटी के अहम सदस्य माने जाने वाले पूर्व विधानसभा के पार्षद विनोद कुमार सिंह ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। विनोद कुमार चिराग का साथ छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। वे अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ में सैकड़ों एलजेपी के कार्यकर्ताओं ने जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में जाकर सदस्यता हासिल कर ली है। इसी के बीच एक और अपडेट है जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को ललकार। राज्यसभा की सीट में उम्मीदवार नहीं उतारने को लेकर साधा है निशाना। आपको बता दें कि अपने आप को चाणक्य बताने का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल में कोई रिस्क नहीं लेते, किसी उम्मीदवार को चुनाव में नहीं उतारते और ऐसा ही देखने को मिला जहां पर ममता बनर्जी ने अपना कैंडिडेट उतारा तो बीजेपी ने उसका विरोध करने के लिए कोई कैंडिडेट भी नहीं उतारा। यानी ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है उसकी बेबसी देखने को मिलती है। आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी इस पर लिखिएगा जरूर। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को क्या ममता बनर्जी के द्वारा उतारे गए उम्मीदवार के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं मिला या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया है। एक और अपडेट की माने तो बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने एक बयान देते हुए कहा कि सब्जी तेल दाल महंगा दिखाई दे रहा है। कभी शराब और मीट की दुकान पर पूछा कि इतना महंगा क्यों है। यानी महंगाई को जस्टिफाई करते हुए बीजेपी के सांसद दिखाई दे रहे हैं जिस पर कुमार विश्वास की तरफ से तंज कसते हुए कहा गया हाँ नहीं तो, यानी उनकी तरफ से आश्चर्य भी जाहिर किया गया है। आपको बता दें कि इस तरह के कुतर्क महंगाई को लेकर पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इससे बड़े बड़े कुतर्क आ चुके हैं जिसमें नेहरू तक को जिम्मेदार बताया गया है, नेहरू के भाषण तक को जिम्मेदार बताया गया है देश में बढ़ रही महंगाई का। और एक और अपडेट की माने तो दलित को नींव में रखो और खुद उस पर राज करो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एससी समुदाय को लेकर दिए बयान पर पूर्व आईएएस अधिकारी ने निशाना साधा है। दोस्तों चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ले ली है जिसको लेकर बीजेपी के नेता काफी ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने चन्नी के मुख्यमंत्री बनाने पर कई सारे ट्वीट करते हुए कह दिया कि सबसे बड़े हितैषी वही है, जिस पर पूर्व आईएएस अधिकारी ने निशाना साधते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा आप सभी याद रखना अनुसूचित जाति समाज की नींव है, नींव दिखती नहीं किंतु भवन उसी पर खड़ा होता है, भवन की मजबूती उसी पर निर्भर करती है। सीएम के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि ओबीसी दलित को नींव में ही रखो, खुद उस पर राज करो। वाह योगी जी। सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्वीट में दलित विरोधी भाजपा का हैशटैग इस्तेमाल किया है। इस बीच आपको बता दें कि ओबीसी और दलित समुदाय को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी इस पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। वहीं पर दोस्तों एक बड़ी ही आश्चर्यजनक खबर है जहां पर अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की मौत सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई। पुलिस ने प्रयागराज के बांगघबरी गद्दी स्थित कमरे से शव को बरामद किया है। पुलिस को उनका शव कमरे में फांसी पर लटका हुआ मिला। हालांकि हत्या की साजिश बताई जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में लग गई है और ऐसे में ये बड़ी अपडेट है इनके बारे में। आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। कितने बार आपने देखा होगा बड़े बड़े नेताओं के साथ में उनको पूजा करवाते हुए दिखाई देते हैं। एक और अपडेट की माने तो कन्हैया कुमार और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इस तरह की खबरें आपने कई दिनों से लगातार सुनी होगी। आपको बता दें कि इन खबरों को और ज्यादा जोर मिल चुका है कि जल्द ही ये दोनों नेता अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा प्रमाण और सबसे बड़ा सबूत मिला है। दरअसल दोस्तों पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटने के बाद मुख्यमंत्री बनाए गए चन्नू को लेकर गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी को इसको लेकर बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। आपको बता दें कि अमूमन ऐसा होता नहीं है, जब भी कांग्रेस पार्टी भी कोई फैसला लेती है तो जिग्नेश मेवाड़ी उस पर एक विपक्ष की तरह पहले प्रतिक्रिया दिया करते थे, लेकिन पहली बार उन्होंने दलित समुदाय से मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी को बधाई दी है और अच्छी बात बताते हुए कई ट्वीट करते हुए
तारीफ भी की है, जो इस बात के संकेत देती है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की पूरी तैयारी कर चुके हैं जिग्नेश मेवाड़ी और उनके साथ में कन्हैया कुमार तो है ही। एक और अपडेट की माने तो ओवैसी का बड़ा ऐलान, कहा यूपी चुनाव में अतीक अहमद और उसके परिवार के लोगों को देंगे टिकट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बड़ा ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जैसा कि आप जानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी अतीक अहमद और उनके परिवार को भी टिकट देगी। ओवैसी ने कहा कि अतीक नाम होने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनका एक कार्यक्रम था जिसके तहत उनको अतीक अहमद से मुलाकात करनी थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश में पूरी तैयारी हो गई है। सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। दिल्ली में 2 बार सत्ता पर काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी अब देश के राज्यों में भी अपनी पैठ बनाने के लिए बेकरार है। इसके तहत दिल्ली मॉडल के दम पर पार्टी और राज्य में भी जीत हासिल करने का प्लान तैयार कर रही है। वहीं पर अब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रत्नेश गुप्ता ने भी साफ कर दिया है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और एक और अपडेट की माने तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ओपी राजभर कहीं नहीं जा रहे, उनके साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल दोस्तों ओपी राजभर को लेकर कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये मानते हैं कि वह गाहे बगाहे बीजेपी के साथ ही जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। केवल बीजेपी का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा सीट मिल जाए। और इस थ्योरी में कहीं न कहीं दम भी है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रभारी दयाशंकर सिंह ने भाजपा के अध्यक्ष ओपी राजभर को लेकर बड़ा दावा किया है। वहीं पर दोस्तों बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को फिर लगा तगड़ा झटका। 10 विधायक छोड़ेंगे पार्टी। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद लगातार बीजेपी को झटका लग रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के द्वारा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल होने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़ी संख्या में और भी बीजेपी के नेता ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद मुकुल रॉय सहित बीजेपी के 5 नेता अब तक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। 5 तो केवल विधायक है और एक सांसद अभी हाल फिलहाल में भी आए हैं, बाबुल सुप्रियो। तो आप मान सकते हैं कि बीजेपी के 10 से और ज्यादा बड़े नेता या यूं कहिए विधायक भी अब टीएमसी की तरफ रुख करने वाले हैं। पार्थ चटर्जी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। वहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बिगड़े बोल। पहले कहा हमारी चप्पल उठाती थी ब्यूरोक्रेसी, यानी देश के अधिकारियों को लेकर उन्होंने कह दिया कि देश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो हमारे चप्पल उठाती है। और इस पूरे मामले पर जब बवाल मच गया उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने इस पर खेद जाहिर करते हुए कहा कि उनका यह मतलब नहीं था। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी के नेता इस तरह से अधिकारियों को भी खुले तौर पर कैमरे पर ऐसी बातें करते हैं। आप समझ सकते हैं कि कैमरे के पीछे जब अधिकारियों से सच में मुलाकात होती होगी तो कैसे बर्ताव करते होंगे। और एक और अपडेट की माने तो येदियुरप्पा की मोदी लहर वाली टिप्पणी से बीजेपी के नेतृत्व में परेशानी बढ़ गई है। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएस येदियुरप्पा की मोदी लहर वाली टिप्पणी ने पार्टी के नेतृत्व की परेशानी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा था कि अकेले मोदी के लहर के भरोसे प्रदेश का चुनाव नहीं जीता जा सकता। हालांकि येदियुरप्पा ने विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर टिप्पणी की है, लेकिन उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री के पद से पहले ही मुक्त किया गया है और अब वह राज्य के दौरे पर निकले हैं। और इस तरह के बयान देकर कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और दिल्ली में बैठे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों हेमंत सोरेन के विवादित बयान पर नीतीश कुमार ने किनारा करते हुए बोले, कहा झारखंड और बिहार भाई भाई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भोजपुरी व मगही को लेकर बयान देते हुए कहा था कि ये बिहार की भाषा है, इसका झारखंड से कोई लेना देना नहीं। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आधार की तरह किसानों के लिए 12 अंकों के विशिष्ट पहचान पत्र देने की सरकार की योजना है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि सरकार किसानों के लिए एक डेटाबेस बना रही है जिसमें प्रधानमंत्री किसान जैसी विभिन्न योजनाओं से डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इसे भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा और सभी को बांटे जाएंगे। कुल मिलाकर किसानों के 5.5 करोड़ डेटाबेस तैयार किए जाएंगे। हालांकि सवाल ये खड़ा होता है कि डेटाबेस तैयार करने के बाद क्या किया जाएगा। क्या इंश्योरेंस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से डेटा तैयार किया जा रहा है? कई सारे सवाल जरूर खड़े होते हैं। हालांकि किसानों का आंदोलन चल ही रहा है, उस बीच बीजेपी नेताओं को जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों लेकर आया जा रहा है। एक और अपडेट की माने तो टैक्स छापे के बाद पहली बार अभिनेता सोनू सूद ने तोड़ी चुप्पी। कहा मैंने एक पैसा टैक्स दिया है। मैं देश का ऐसा नागरिक हूँ जो सभी कानूनों को मानता हूँ और अपना टैक्स भी समय से देता हूँ। मुझ पर इस तरह के आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है। वहीं पर दोस्तों बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी में और भी फूट हो सकती है। इस तरह के संकेत मिलने के बाद बीजेपी के नेता दिलीप घोष बने। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुकांता मजूमदार को बंगाल प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ में आपको बता दें बिहार के उपचुनाव की 2 सीटों पर चिराग पासवान उतारेंगे अपने उम्मीदवार। एलजेपी किसकी है इसको लेकर फैसला तो अभी इलेक्शन कमीशन को लेना है, लेकिन दोनों खेमों के बीच में अब और ज्यादा घमासान मचता हुआ दिखाई देगा क्योंकि पार्टी के सिंबल को लेकर अब लड़ाई होगी। चुनाव में एलजेपी का सिंबल किसको मिलेगा, चिराग पासवान को या फिर पशुपति पारस को,
क्योंकि उनके साथ में सारे सांसद हैं। लेकिन दूसरी ओर चिराग पासवान के साथ में पार्टी है, उनका पूरा सिस्टम है। देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फैसला लेता है। वहीं पर दोस्तों टीएमसी में शामिल होने के बाद बाबुल सुप्रियो ने बताई पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार की वजह। बोले मना करने के बावजूद बार बार अंधाधुन तरीके से नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया, जिसकी वजह से बीजेपी कमजोर हो गई और चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसा दोस्तों हम लोग भी मानते हैं कहीं न कहीं अगर बीजेपी ने इस तरह से एक के बाद एक टीएमसी के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और लेफ्ट के पार्टी के नेताओं को लाकर चुनाव नहीं लड़ा होता तो उसकी स्थिति आज थोड़ी और अच्छी होती। अपने कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का साथ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि बाहर बुलाकर इम्पोर्टेड नेताओं से कराया गया चुनाव प्रचार और उन्हीं को टिकट देकर उन्हीं को चुनाव लड़ाया गया। ऐसा लग रहा था मानो टीएमसी की आधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हो और भारतीय जनता पार्टी उनको अपने टिकट पर चुनाव जिताकर विधानसभा पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बीजेपी जिसको अपना राजनीतिक चाणक्य बताती है, उनकी नीति फेल करने के लिए ही ममता बनर्जी बंगाल में सबसे बड़ी नेता है। और एक और अपडेट की माने तो विधानसभा अध्यक्ष ने राखी सावंत की महात्मा गांधी से तुलना कर दी। कांग्रेस पार्टी ने इस पर माफी मांगने की बात कही है। दरअसल दोस्तों महात्मा गांधी को लेकर एक ट्रेंड सा बन गया है, जिसका मन करता है महात्मा गांधी के प्रति विवादित टिप्पणी करता दिखाई देता है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी के लीगेसी पर क्लेम करती है, उनको सबसे पहले ऐसे मामले पर जोरदार विरोध करना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सांसद की फिसली जुबान पाकिस्तान के बजाय अमेरिकी सैनिक पर लगा दिए आरोप। इसी के बाद लोगों ने जमकर हंसी उड़ाया है। और एक और अपडेट की माने तो हमने गांधी को नहीं बख्शा तो तुम्हें क्या बख्शेंगे, कर्नाटका सरकार को हिंदू महासभा के नेताओं ने ये धमकी दी है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की सरकार में हिंदू महासभा के लोग इस तरह से महात्मा गांधी की हत्या पर गर्व महसूस कर रहे हैं। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। ऐसे में दोस्तों महात्मा गांधी को लेकर इस तरह की टिप्पणी पर कम से कम देशद्रोह का मामला तो दर्ज होना चाहिए। और एक और अपडेट की माने तो झारखंड में गैर भाजपाई दलों ने एक साथ मिलकर महंगाई और किसानों के मुद्दे पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी को लेकर रणनीति बनाई है। आगे जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।